नमस्कार। दीघा विज्ञान केंद्र की तरफ से दीघा विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की तरफ से आप सभी का स्वागत हमारे आज के कार्यक्रम में। आज हम लोग एक वर्चुअल व्याख्यान जो है, आभासी व्याख्यान जो है आयोजित करवा रहे हैं दीघा विज्ञान केंद्र की तरफ से, जिसका टॉपिक है विषाणुओं का उद्भव, प्रकृति का रोष या मानव त्रुटि, वायरल इमरजेंस, नेचर्स फ्यूरी और ह्यूमन एरर। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव पांडे। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर संजीव पांडे जो हैं बनवारी लाल भलोटिया कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं बॉटनी के, साथ ही साथ इन्हें वायरोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है। सर ने बहुत सारे उनके पब्लिश्ड पेपर हैं और उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर जो है पीएचडी भी किया है। आज अब मैं आगे का जो मंच है वो सर को देता हूं कि कृपया सर आप अपना अब लेक्चर जो है, अपना व्याख्यान जो है प्रारंभ करें और अपने विचारों को जो है लोगों के प्रति दीघा विज्ञान केंद्र के माध्यम से शेयर करें। सर धन्यवाद श्री निरंजन गुप्ता जी, आपका और दीघा विज्ञान केंद्र का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे कोरोना वायरस के पीरियड में। तो बहुत सारे सेमिनार्स आप लोग सुन चुके हैं, वेबिनार्स अभी कहा जाता है, और मैं जिस पर बात करने जा रहा हूँ वो भी कोविड-19 से डायरेक्ट तो नहीं, मगर वैसा ही है, उस पर ही ये जो वेबिनार है उससे जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट हम लोग उससे थोड़ा ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वायरल इमरजेंस या विषाणुओं का जो प्रादुर्भाव समय समय पर होता रहा है और कितनी बार होगा या हो सकता है, उसको हम लोग कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कहाँ तक हम इसके बारे में जानते हैं, कितना आगे बढ़े हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे इस वेबिनार के माध्यम से। तो चलिए हम चलते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं डायरेक्टली। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा? हाँ जी, क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है सर। धन्यवाद। तो आज का विषय है विषाणुओं का उद्भव, प्रकृति का रोष या मानवीय त्रुटि। हम लोग कई बार सुनने में आ रहा है कि ये ईश्वर का प्रकोप है, क्योंकि मनुष्य ने काफी ज्यादतियां की हैं हमारे परिवेश के ऊपर में। आप इसे ले सकते हैं इस विषय को, प्रकृति ही ईश्वर है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये सच है कि मनुष्य के कारण ही ये सब चीजें आई हैं और आती रहेंगी अगर हम अपने ऊपर ना कंट्रोल करें। तो आगे बढ़ते हैं। वहाँ स्क्रीन पर फोटो खींचना, आप लोग रिकॉर्ड्स में जा सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात आती है ये जो प्रादुर्भाव या इमरजेंस, इसका एक्चुअल हिंदी क्या होगा आप देख लें। ये टेक्निकल वर्ड है इमरजेंस ऑफ वायरसेस या वायरल इमरजेंस, या आप इसे बाकी इन्फेक्शियस डिजीज के साथ भी जोड़ सकते हैं कि इमरजेंस किसे कहते हैं। जब अचानक से कोई नया वायरस या जीवाणु उत्पन्न हो जाता है कहीं पर, तो उत्पन्न करने का मतलब कि मनुष्य में वो इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उसे हम इमरजेंस कहते हैं। तो कई कई बार ऐसे इमरजेंसीज होते रहे हैं। आपने सुना होगा इबोला वायरस के बारे में। इबोला है, मार्बर्ग है, नीपा वायरस के कई सारे, लासा वायरस, लूजो वायरस, साउथ अमेरिकन हेमोरेजिक फीवर वायरसेस, ये बहुत सारे नाम हैं। अभी लेटेस्ट जो सब आप जान रहे हैं वो सार्स के बारे में जान रहे हैं, मार्स के बारे में जानिए, कोरोना वायरसेस है, टिक बोर्न एन्सेफेलाइटिस वायरस है, जीका वायरस के बारे में आपने सुना होगा, HIV तो काफी विख्यात है, डेंगू वायरस हर साल होता है। तो ये सब जो वायरसेस हैं इनका इमरजेंस कभी न कभी होता रहा है और होता रहेगा। तो इसी घटना को हम इमरजेंस कहते हैं कि अचानक से वो पनप जाना
और वो किसी दूसरे प्राणी से मनुष्य में प्रवेश कर जाना, इस प्रक्रिया को री इमर्जेंस भी एक घटना है, जो कि पहले एक बार इमर्ज कर चुका है वो वायरस या वो जीवाणु, वो दोबारा से फिर उत्पन्न हो जाता है, उसे दबा दिया जाता है कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए लगता है कि वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक से फिर वो पैदा हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं री इमर्जेंस। आइए हम जानते हैं कि वायरस के साथ हमारा जो रिश्ता है मनुष्य का, वो कितना पुराना है। वैसे तो इतिहास में कुछ चित्रलिपियों में ये दिखता है, जैसे ये 3700 ईसा पूर्व का ये एक चित्रलिपि है, हायरोग्लिफ बोलते हैं, जिसमें रूमा नाम के एक पृष्ठ को पोलियो हुआ है ऐसा दर्शाया गया है। और इधर ये एक वास है, एक पात्र है, जिस पर होमर की लिखी हुई किताब द इलियड उसमें जो हेक्टर नाम के जो चरित्र थे उनको रैबीज हुआ था ऐसा दर्शाया गया है। ये 1200 ईस्वी पूर्व की का ये बुक है। तो ये भास है इनफैक्ट उस समय का। तो इससे ये प्रतीत होता है कि मनुष्य इसके प्रति काफी दिनों से जानता है एटलीस्ट कि ऐसी बीमारियां तो होते रही हैं, तो बीमारियों को तो लोग जानते हैं, लेकिन किस वजह से हो रहा था ये शायद उस समय का कोई ऐसा लिपि नहीं है जिससे पता चले कि वो जानते होंगे। तो अगर उससे भी पहले हम जाएं, तो करीब जब हम लोग ओल्ड स्टोन एज में थे, जब मनुष्य हंटर गैदरर्स लाइफ स्टाइल लीड करता था, मतलब कि शिकार करके खाना खाना और जहाँ तहाँ बंजारों की तरह रहना, तो उस वक्त पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ही कम था। वैसे समय में जो वायरस अभी हम देख रहे हैं कि जो हवा हवा के जरिए फैल सकते हैं, पानी के जरिए फैल सकते हैं, ऐसे वायरसेस उस वक्त मनुष्य के भीतर नहीं थे। उस वक्त इस तरह के वायरस थे जैसे पैपिलोमा वायरस, हर्पिस वायरस, हेपाटाइटिस वायरस, रिट्रोवायरस, जो कि एक ही इंसान के अंदर बहुत दिन तक रहते हैं। इनका जो इन्फेक्टिविटी है ये कम है, ये डायरेक्ट किसी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन या किसी फ्लूइड बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से ये फैलते हैं। तो ऐसे वायरसेस का होना उस वक्त लाजमी था, क्योंकि उस वक्त पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही लो था, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में जो फैलने वाली बात होती है वो नहीं था। उसके बाद करीब 10,000 साल पहले आज से, जब मनुष्य कृषि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आया, जब वो फार्मिंग करने लगा, तब वो धीरे धीरे उसकी जनसंख्या भी बढ़ी और वो कॉलोनाइज करने लगा एक जगह पे, और धीरे धीरे दूसरे वायरसेस जो हवा के जरिए फैल सकते हैं, पानी के जरिए फैल सकते हैं, ऐसे जीवाणु, सिर्फ वायरस नहीं बैक्टीरिया भी, उनका भी प्रकोप दिखने लगा। ये नीचे वाला ग्राफ जो है ये मनुष्य का पॉपुलेशन का ग्राफ है, पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ है, और ये जो ये प्रोबेबली रेड कलर जो दिख रहा है ये जो लाइन है ये वायरस के प्रकोप का। तो पहला वायरस अब कह सकते हैं कि आज से 10,000 साल पहले जो इस प्रकार का वायरस जो है इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, जो कि हवा के जरिए फैल सकते हैं, ऐसे वायरसेस का प्रादुर्भाव हुआ होगा, इमरजेंस की घटना घटी होगी। क्योंकि इमरजेंस तभी कहेंगे जब हम वो किसी जानवर से मनुष्य के अंदर पहली बार वो उत्पन्न हो जाए। दूसरी तरफ बैक्टीरिया वो काफी दिनों से मनुष्य के अंदर बीच बीच में उसका प्रकोप दिखता रहा है। आप जानते होंगे 1200, 1300, 1400, 1500 ईस्वी में, और उसके बाद भी कई बार ये ब्यूबोनिक प्लेग जिसको हम कहते हैं, उसका प्रकोप बार बार होता रहा है, गांव के गांव साफ होते रहे हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि 19वीं सदी, 20वीं सदी में, पर्टिकुलरली 20वीं सदी के लास्ट 50 ईयर्स के दौरान अचानक से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का प्रकोप काफी कम गया है। ऐसा इसलिए कि उसके बाद एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हो गया, जो कि वायरस को कंट्रोल करने में काफी हावी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें एंटीवायरल उस लेवल का, उस तरह का नहीं मिला है अभी तक। तो ये है मनुष्य के साथ वायरस का पुराना रिश्ता, जो आगे भी शायद इसकी मनुष्य का जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, एक्सप्लोजन, और ज्यादा होने की संभावना है। तो ये जो इमरजेंस है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स, ओवरराइडिंग फैक्टर्स क्या है जो इसको ड्राइव करते हैं कि इमरजेंस बीच बीच में होता रहेगा? ये है, इसको बोलते हैं, इस तरह का जो ओरिजिन होता है वायरसेस का उत्पत्ति, जो इमरजेंस, उसको हम लोग बोलते हैं जूनोसिस, यानी पशुजन्य ये है। ये जो बीमारियां पैदा होती हैं पशु के थ्रू से जब आती हैं, तो इसे कहा जाता है पशुजन्य बीमारी। तो ये वायरल अभी भी जो कोरोना वायरस है, इसके बारे में तो आप सुने ही होंगे कि बैट के जरिए हुआ है। तो जूनोसिस ऑकर्स बिकॉज ऑफ फेनोमेना, एक फेनोमेना है जिसको कहते हैं क्रॉस स्पीसीज स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मतलब
बाहर निकल आना, छलक जाना। तो क्रॉस स्पीसीज का अर्थ हुआ कि एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में छलक के चले जाना। तो ये परिस्थिति कब पैदा होगी कि वो छलक के चले जाएगा दूसरे स्पीसीज में? ये एपिजोनोसिस बोल के एक घटना है जिसमें एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जाने की प्रक्रिया होती है, और जोनोसिस वो है जो एनिमल से मनुष्य में आने की घटना है। तो ये जूनोसिस के वजह से ही वायरसेस हमारे शरीर में प्रवेश किए हैं, ह्यूमन इंसान के शरीर में प्रवेश किए, फिर इंसान से इंसान में फैलते फैलते वो कभी वो एपिडेमिक, कभी पेंडेमिक का आकार धारण कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें जानना पड़ेगा कि जो वायरसेस जूनोसिस के जरिए आते हैं वो उनका एक्चुअल रिजर्वॉयर कौन है, और इसका मतलब ये अर्थ ये हुआ कि उसका एक्चुअल रिजर्वॉयर कोई ना कोई जानवर है। ये जानवर जंगल में यूजुअली रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जानवर को हम अब पालने पोसने भी लगे हैं और खाने वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो एक के बाद एक इंसान उनके कांटेक्ट में आने लगे हैं, जिस वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं। द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जूनोसिस आप देख सकते हैं, इसके बारे में तो काफी बार आप सुन चुके होंगे। शुरू कोरोना वायरस के बारे में जो 20 साल का इतिहास जो लेटेस्ट है, 3 बार हो चुका है। इनफैक्ट 2002-3 के दौरान पहली बार जब हुआ था सार्स कॉव 1, उसको आप कह सकते हैं। सार्स का पूरा फॉर्म मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मे बी फ्रॉम इस स्ट्रीम से ना हो। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस। तो ये इसको सार्स कॉव 1 कह सकते हैं। 2002 और 3 के दौरान ये भी चीन में ही, वुहान के आसपास ही हुआ था, और इसका भी सोर्स जो चमगादड़ था किस्म का, और वो एक दूसरे जानवर जिसको हम इंटरमीडिएट होस्ट कह रहे हैं, वो एक बिल्ली की तरह का सिवेट कैट उसको बोलते हैं, उसके माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। मर्स जो है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी एक प्रकार का कोरोना वायरस है। तो ये भी 2012-13 में इसका प्रकोप अरबियन पेनिनसुला में दिखाई दिया था, और इसमें भी वही चमगादड़ इसका ओरिजिनल रिजर्वॉयर होस्ट था, जहां से वो एक कैमल के जरिए मनुष्य में प्रवेश किया। और ये जो लेटेस्ट अभी सार्स कॉव के 2 के बारे में जो बात हो रही थी, कोविड-19 जिसको हम कह रहे हैं या न्यू कोरोना वायरस कह रहे हैं, ये भी इन्हीं का कोई वर्जन है जो कि अभी ये भी उसी चमगादड़ के प्रजाति से उत्पन्न हुआ है। लेकिन इसके बारे में कि इंटरमीडिएट होस्ट कौन हो सकता है, सबसे ज्यादा प्रोबेबल ये जानवर जो पैंगोलिन कहला रहा है, इस पर लोगों का संदेह जा रहा है। बाद में जाके क्लियर होगा। हालांकि और भी दूसरे जानवर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पैंगोलिन इसलिए कहा जा रहा है कि पैंगोलिन में जो कोरोना वायरस पाया जाता है और इस बैट में जो पाया जाता है और इंसान में जो फैला है, इन तीनों में एक सिमिलैरिटी है, जो स्पाइक प्रोटीन जिसके जरिए वो वायरस हमारे कोशिकाओं के साथ, उसके जो रिसेप्टर प्रोटीन है उसका नाम है ACE2, उसके साथ जब इंटरेक्ट करता है तो स्पाइक प्रोटीन का जो रिसेप्टर डोमेन है वो इन तीनों में लगभग एक जैसा है। इसलिए लोग संदेह कर रहे हैं कि पेंगुलिन ही शायद इंटरमीडिएट होस्ट हो सकता है। तो इस प्रकार किस तरह से एक रिजर्वायर होस्ट से मनुष्य में किसी इंटरमीडिएट माध्यम, दूसरे जानवर के माध्यम से ये वायरसेस प्रवेश करते हैं। ये कोरोना वायरस की कहानी था। इस प्रकार अगर आप जाए तो ऑलमोस्ट जितनी बार इमरजेंसीज हुई हैं उसमें कोई ना कोई जानवर इन्वॉल्व रहा है। स्मॉल पॉक्स आज से 3400 से 4000 वर्ष पहले किसी कैमल या रोडेंट के जरिए इंसान में प्रवेश किया था। आज हम स्मॉल पॉक्स से मुक्ति पा लिए हैं, अगर री इमरजेंसी जैसी कोई घटना ना घटे तो। मीजल्स भी 11वीं-12वीं शताब्दी में कैटल के जरिए इंसान में प्रवेश करता है। डेंगू तो मॉस्किटो के जरिए प्रवेश करता है। इबोला के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इबोला एक डेंजरस वायरल बीमारी के तौर पर अफ्रीका में दिखाई दिया था 2016-17 के आसपास। तो उस वक्त इसमें क्या होता है कि मुंह से, नाक से चारों तरफ से खून निकलने लगता है। ये इतना ज्यादा इसका ट्रिमेंडस इफेक्ट रहता है कि इंसान बच नहीं पाता, 100% डेथ है। लेकिन इसका जो फैलने की गति है वो बहुत स्लो है। टेंडा वायरस, ये भी बैट्स के जरिए। HIV वायरस, इसके बारे में चिंपैंजी या फिर किसी एप के बारे में कहा जाता है कि कोई बंदर जैसा कोई जानवर से आ रहा है। इन्फ्लुएंजा जो बर्ड फ्लू कहते हैं वो बर्ड्स के थ्रू से, पिग्स के थ्रू से ह्यूमन बींग्स में आया है। मार्स और नीपा वायरस और सार्स वायरस, ये सब बैट के थ्रू से इंसान में प्रवेश किए हैं।
जीका वायरस, मॉस्किटो के चलते ग्लोबल ट्रैवलिंग इनफेक्ट सभी में जो इमरजेंसीज है, रिसेंट टाइम में ग्लोबल ट्रैवलिंग बहुत बड़ा फैक्टर है उसको पेंडेमिक बनाने में। हैंटावायरस डियर माउस के जरिए, तो आप देख सकते हैं कि लगभग हर बार कोई ना कोई जानवर इसका रिजर्वायर के तौर पे काम करता है और फिर वो एक इंटरमीडिएट होस्ट के जरिए इंसान में प्रवेश करता है। इस ग्राफ के जरिए, ये बॉक्स प्लॉट कहते हैं इसको, इसके जरिए भी ये पता चलता है, मैं इसकी बारीकी में नहीं जाऊंगा, ऊपर से देख सकते हैं जो डॉट्स है ये दर्शाते हैं कि ये कितनी संख्या में ये वायरसेस इन जानवरों के भीतर में है। तो हम पाते हैं कि बैट, बंदर, रोडेंट्स, कैट्स, ये सब जो एनिमल है इनके भीतर बहुत ज्यादा संख्या में ये वायरसेस उनके शरीर में रहते हैं और ये कभी भी वहां से उछल कर हमारे शरीर में आ सकते हैं अगर हम अपने आप को इनके कांटेक्ट से ना बचाएं तो अच्छा, एक बार फिर सवाल उठकर खड़ा होता है कि बैट ही क्यों? कई बार 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 देखा जा रहा है कि बैट ही ज्यादातर वायरसेस का रिजर्वायर होस्ट है। ऐसा क्या है? इबोला है, सार्स है, इन्फ्लुएंजा, निपा, मार्बर्ग, इतने सारे वायरसेस का जो रिजर्वायर होस्ट है वो बैट। ऐसी क्या खास बात है बैट में? बैट एक्चुअली में उसका मेटाबॉलिक रेट तो काफी हाई होता है। यूजुअली देखा गया है कि मेटाबॉलिक रेट जिन जानवरों का हाई होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है और लाइफ स्पैन भी उसका कम होता है। लेकिन ये बैट का लाइफ स्पैन कम नहीं है, ये 40 साल जिंदा रहता है। और इसमें मेटाबॉलिक रेट हाई होने से जो लाइफ स्पैन कम क्यों होता है, उसका कारण ये है कि जब मेटाबॉलिक रेट हाई होता है तो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स सेल्स कोशिकाओं में पैदा होते हैं, जिसके चलते सेल्स कोशिकाएं उनका एजिंग या उनका बूढ़ा होना और मर जाना, ये चीज चलती रहती है। तो बैट्स के अंदर जो फ्री रेडिकल्स उनमें भी पैदा होते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करते हैं वो लोग अपना इम्यून सिस्टम को, एक रोबस्ट इम्यून सिस्टम के जरिए। तो उनका जो इम्यून सिस्टम है काफी रोबस्ट है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि रोबस्ट इम्यून सिस्टम होने से वायरसेस का ना होना ही स्वाभाविक है, क्वाइट नेचुरल। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है उसमें एक बात होती है कि इंटरफेरोन नाम का जो एक साइटोकाइन है, इंटरफेरोन अल्फा, इंटरफेरोन बीटा, आपने सुना होगा साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में। इस विषय में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये विषय उस पर नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बोलना अगर पड़े तो इंटरफेरोन अल्फा और इंटरफेरोन बीटा टाइप 1 कहलाते हैं, टाइप 1 साइटोकाइन कहलाते हैं। तो ये हमारे शरीर में, इंसान के शरीर में, ये जब इन्फेक्शन होता है उसके बाद पैदा होता है, ये हमेशा नहीं ये बनता है। और विशेष करके वायरल इन्फेक्शन, इनका नाम ही है इंटरफेरॉन, यानी कि ये इंटरफेयर करता है वायरल एप्लीकेशन के साथ में। लेकिन बैट के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, यानी कि ये इन्फेक्शन नहीं भी हुआ हो तब भी ये इंटरफेरॉन अल्फा बीटा ये बनते रहता है। तो ये तो उसको और वायरसेस को इंटरफेयर करना चाहिए, मगर ऐसा ना हो करके वो वायरसेस को होस्ट करते हैं, और ऐसे वायरसेस जो इन पर हावी हो जाए ऐसे वायरसेस को होस्ट करते हैं, माने वो ज्यादा खतरनाक वायरसेस। और इस प्रकार जो बैट हैं उनके अंदर एक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑलवेज पैदा हुआ रहता है। तो क्या है इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से हमारी जान जा रही है ये कोरोना वायरस की वजह से, वो इन्फ्लेमेशन ही है। इन्फ्लेमेशन यानी जो इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा और तरह तरह के जो साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन्स कहते हैं उनको, आप कह सकते हैं एक साथ में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये तरह तरह के साइटोकाइन जब एक जगह आके हमारे लंग्स के पास वो आकर जब वायरस को रोकने की कोशिश करते हैं तो वहाँ का टिश्यू डैमेज भी होता है। ये एक बड़ा फैक्टर है जो डेथ का, जो टिश्यू डैमेज। टिश्यू कौन सा यहाँ है? हमारे लंग्स का एल्वियोलर सेल्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस टिश्यू में डैमेज होने से प्रॉब्लम है। आप इन्फ्लेमेशन का उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए कह सकता हूँ, जैसे किसी को थप्पड़ मारने से गाल लाल हो जाता है, लाल हो जाना ये एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन है। कहीं पर आप छुरी से आपको आघात हो जाए, कि कट जाए, वहां सूजन होना, फूल जाना, वहां पर गर्म हो जाना और वहां पर पेन होना, ये सारी चीजें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। वो उस वायरस या उस जीवाणु को जो उसके वजह से अंदर गया है उसको रोकने के लिए पैदा होती है। तो हालांकि उस वहां का जो टिश्यू है वो वहां पर हाइपर रिएक्शन होकर के वो डैमेज होता है। अगर वो टिश्यू लंग्स जैसा सेंसिटिव एरिया हो तो यही चीज जो हमें रोकने के लिए पैदा होती है वो हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बैट्स के अंदर में पहले से शुरू से बिना वायरस के भी मौजूद रहता है।
तो इस वजह से उसका जो टिश्यू डैमेज वाली जो बात है वो उसमें होता नहीं है, इसलिए वायरसेस आराम से उसमें रहें तो उनका टिश्यू डैमेज नहीं होता है। तो टिश्यू डैमेज ना हो तो वो होस्ट कर सकते हैं वायरस को। इस वजह से बैट्स ज्यादा सुटेबल होस्ट के तौर पे इन वायरसेस के दिखाई दे रहे हैं, और इनमें ज्यादा से ज्यादा खतरनाक वायरसेस क्योंकि इनका इन्फेक्शन, इनका जो इम्यूनिटी वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होता है। तो यही वजह है कि बैट्स ही मेनली ज्यादातर खतरनाक वायरस को लिए हुए हैं। हालांकि अभी हम वायरस के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, ठीक हो गया इस बात आप कह सकते हैं। व्हाट कॉजेज दिस जूनोसिस? अब जूनोसिस के बारे में जो पशुजन्य जो बीमारियां हैं, जो पशु से उत्पन्न होती हैं, ये जूनोसिस घटना जो एनिमल से इंसान में आ जाने का कारण क्या है, इसको स्पिल ओवर जो बोल रहे हैं, छलक कर एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज फिर उसमें से इंसान में आ जाने की जो घटना है, इसके पीछे कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम पाते हैं कि इनको हम 3 आयामों में देख सकते हैं। पहला कि जहाँ पर रिजर्वायर होस्ट जिसमें उस जानवर में वो वायरस या जो जीवाणु है वो है, उसका खुद का डायनेमिक कैसा है, वो किस प्रकार उस होस्ट के अंदर एक एनिमल से, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल, दूसरे से तीसरे, और ये जो रिजर्वायर होस्ट होते हैं वो सिर्फ एक ही होस्ट नहीं होता, उसमें आप कई सारे होस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वायरस का मान लीजिए कि 10 होस्ट है। इन 10 होस्ट में 1 या 2 होस्ट उसके लिए सबसे प्रिफरेबल होस्ट है, लेकिन बाकी के जो 8 होस्ट हैं वो भी उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये सभी होस्ट मौजूद हैं और इसके अंदर वायरस घूमता फिरता रहे तो ये वायरस के लिए एक स्टेबल स्थिति होगी। तो यही वायरल डायनेमिक है, जो डिजीज डायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो रिजर्वायर होस्ट के अंदर किस तरह से वायरस मूव कर रहा है फ्रॉम वन एनिमल टू अदर, फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर, ये चीज जो है ये डिजीज डायनेमिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंटेन रखना। दूसरा है पैथोजन एक्सपोजर। हम जो इंसान के अंदर जब ये स्पिल ओवर हो रहा है तो हम इसको पैथोजन के एक्सपोजर में कभी ना कभी आ रहे हैं, तभी ये हो रहा है। तो एक्सपोजर वाली जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितने बार उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, कौन कौन से कारणों से आ रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे भीतर का फैक्टर, विद इन ह्यूमन फैक्टर, जो इंट्रिंसिक फैक्टर आप कह सकते हैं, कि हमारा जब भी कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसको रोकने की कोशिश करता है। तो रोकने की प्रक्रिया कई प्रकार की है, हम उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल्स में जानते हैं कि ये तीनों जो प्रक्रियाएं हैं ये किस प्रकार काम करती हैं, थोड़ा बारीकी से देखते हैं। तो रिजर्वायर होस्ट में जो पैथोजन डायनेमिक्स की बात हो रही थी, रिजर्वायर की बहुत सारी चीजें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रिजर्वायर होस्ट का अर्थ यह हुआ कि जिस होस्ट में, जिस जानवर में वो वायरस या जीवाणु पहले से है, मौजूद है, और वही उसका असली होस्ट है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक है, कैसे है, किसी जंगल में है तो कितनी दूर तक फैल रहा है, और उस जंगल के अंदर वो कितना कोर एरिया में है, वो या फिर वो इंसानी जो सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट के तरफ में वो आता है या नहीं आता है, ये बात। रिजर्वायर होस्ट की डेंसिटी कितनी है, जो जिस होस्ट में है उनका उनका जनसंख्या और उनकी संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन, उनके अंदर वो इन्फेक्शन मौजूद है तो है कि नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितनी तीव्रता से वहां पर मौजूद है, ये चीज। और ये हो गया जो डायनेमिक्स के बारे में बात हो रही थी। सेकेंड था जो कि एक्सपोजर, पाथवेज ऑफ एक्सपोजर। देयर कैन बी 3 पाथवेज ऑफ एक्सपोजर, जो है ये कम से कम अगर सोचा जाए तो 3 पाथवेज है: एक्सक्रीशन, स्लॉटरिंग और वेक्टर बोर्न। एक्सक्रीशन हुआ मतलब ये हुआ कि जो मलमूत्र के जरिए वायरसेस हमारे शरीर में आ सकते हैं, अगर हम उन जानवरों के कांटेक्ट में किसी वजह से आ जाएं तो। उसका बहुत सारे कारण है क्यों हम इसके कांटेक्ट में आएंगे। आप जानते हैं डोमेस्टिकेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, और हमारा फॉरेस्ट डेंसिटी वगैरह कम जाना, और ये सब बहुत बड़ा कारण। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। तो ये एक अच्छा रूट है जिसके जरिए इंसान में प्रवेश कर सकता है। स्लॉटरिंग, जिसके वजह से कोरोना वायरस 2 हमारे शरीर में आया है। आप जानते हैं कि ये वुहान में किसी मार्केट में, सी फूड मार्केट में से उत्पन्न हुआ है। वहां पर इसको वहां पर मांस काट काट कर बेचा जाता है, जहां पर बॉडी फ्लूइड, जो एनिमल्स के बॉडी फ्लूइड आपस में मिल जाते हैं, तो एक जानवर से दूसरे जानवर में इनका स्पिल ओवर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ से वायरसेस फैलने का। और वाइल्ड एनिमल्स को लेकर ये चाइना और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारे देश हैं जो डील करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके जो हमारे
शरीर में वायरस के प्रवेश करने का कारण हो सकता है। और दूसरा है वेक्टर बॉर्न, जो कि किसी इंसेक्ट के जरिए, जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण मॉस्किटोज हैं जो इनको फैलाने का काम करते हैं। तो ये 3 माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है जिनके जरिए एक पर्टिकुलर डोज ऑफ वायरस अगर हमारे शरीर में आता है तो वो बीमारी पैदा हो सकती है, प्रोवाइडेड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा फैक्टर जो ह्यूमन बेस्ड फैक्टर जो बताया था विद इन ह्यूमन फैक्टर, कि यहाँ पर पहला है स्ट्रक्चरल बैरियर्स। आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस 2 हमारे शरीर में मुंह और नासिका और आंख के जरिए प्रवेश कर सकता है, बाकी जगहों से नहीं कर सकता। यानी पोर्टल ऑफ एंट्री जो है ये ओरल, नेजल एंड थ्रू आई हो सकता है। तो यही हमारा जो बाकी शरीर है उसको वो ऑब्स्टेकल, वो बैरियर का काम कर रहा है। कई सारे वायरसेस तो के लिए मुंह, नाक और आंख भी बैरियर हो सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल बैरियर्स उसको पहले रोकने का काम करते हैं। म्यूकस जो हमारे शरीर के भीतर अलग अलग पार्ट्स में म्यूकस लेयर पाए जाते हैं, वो भी वायरस को या बैक्टीरिया को बाहर निकालने का तो फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। उसके बाद जब वो अंदर चला जाता है तो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें वो साइटोकाइन का जो रिस्पॉन्स है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, वो सामने आता है। अगर वो टिश्यू डैमेजिंग उतना खतरनाक ना हो तो वायरस को वो रोकने में या पर्टिकुलर बैक्टीरिया को रोकने में सक्षम है हमारा शरीर। मगर यहाँ जो टिश्यू है वो लंग्स है, इसलिए प्रॉब्लम है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ये मॉलिक्यूलर कंपैटिबिलिटी। इसके बारे में मेरा भी काफी इंटरेस्ट है और इस पर बहुत सारा काम होना अभी बाकी है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि कोई ना कोई मॉलिक्यूलर कंपैटिबिलिटी यानी कि मैच होना बहुत जरूरी है सीक्वेंस लेवल पर। या तो ये डीएनए सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस, इस तरह के कोई मॉलिक्यूलर पैटर्न जो, क्योंकि एक खास किस्म का वायरस ही एक खास किस्म के जानवर के माध्यम से खास इंसान में, वो भी खास किस्म के इंसान में, ये भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ह्यूमन में भी पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं कि इंसान में प्रवेश करते हैं। तो एक पैटर्न है, इस पैटर्न को पहचानने का की आवश्यकता है, जिस पर काम अभी जोर चल रहा है और आगे जाके ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का एक सोर्स बनेगा जहां से हम इसे शायद कंट्रोल कर सकें। रेप्लिकेशन और डिसेमिनेशन साइकिल, जो वायरस या जीवाणु प्रवेश करता है उसका खुद का रेप्लिकेशन साइकिल कितना फास्ट या स्लो है, इस पर निर्भर करता है कि वो वायरस कितना पनपेगा, दूसरे में जाएगा या नहीं जाएगा। तो इन सब बातों से पर निर्भर करता है कि एक स्पिल ओवर फिनोमेना घटेगी या नहीं घटेगी। इन सारी बातों को एक लाइन में आना बहुत जरूरी है, तभी ये जो स्पिल ओवर की घटना ये घटती है। क्योंकि बहुत सारे बॉटल नेक्स हैं। अब ये सब बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ, जानना जरूरी भी है, क्योंकि ये बॉटल नेक्स यानी कि जो बाधाएं हैं उनको अगर हम अच्छी तरह से पहचाने तो उन बाधाओं को और अगर हम कड़ा कर दें, उसको बॉटल नेक्स को अगर हम नैरो कर दें और इस अलाइनमेंट को होने से हम रोक दें, जो लाइन आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 3 जो लेवल हमने बताया रिजर्वॉयर के अंदर पैथोजन का डायनेमिक्स कह लीजिए, और जो रूट्स ऑफ एंट्री इन द ह्यूमन होस्ट वो कह लीजिए, और ह्यूमन के अंदर इन ह्यूमन फैक्टर्स, स्ट्रक्चरल बैरियर्स एंड पैटर्न एंड एटसेट्रा, ये सब कह लीजिए। ये तीनों चीजों में बहुत सारी चीजें हैं जो अलाइनमेंट में एक लाइन में होना बहुत जरूरी है। ऑप्टिमम कंडीशंस इन तीनों का जब अचीव होगा तभी जाके ये वायरस या फिर कोई जीवाणु स्पिल ओवर यानी आप जानवर से इंसान के अंदर प्रवेश कर सकता है। नहीं तो ये घटना बहुत ही रेयर है। इसके बावजूद भी पिछले 100 साल में तो कई बार और इससे पहले भी कई बार इमरजेंसीज होते रहे हैं। तो अगर इस ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉटेड लाइन से स्ट्रेट एक लाइन खींचा गया है जो कि स्टेबल कंडीशन को दर्शाता है डोज ऑफ द वायरस। अगर रिजर्वॉयर होस्ट के अंदर रिजर्वॉयर का जो डाइवर्सिटी है वो अगर मेंटेन रहे और उसके अंदर ही वायरस रेप्लिकेट करते रहे तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसका जो टाइटर होता है, वायरल टाइटर, वो एक स्टेबल डोज में मेंटेन रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसानी वजह से जो जंगल का जो डाइवर्सिटी है वो घटता बढ़ता रहा है, तो इस कारण से ये एक्चुअली ऑसिलेटिंग कंडीशन में रहता है, जो डोज है घटता बढ़ता रहता है। और ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये एक थ्रेशोल्ड या एक लिमिट है जिसके ऊपर अगर चला जाए कॉन्सेंट्रेशन या टाइटर तो स्पिल ओवर की घटना घटती है। तो 2 सिनारियो है, हमें इन 2 सिनारियो में से ये जो सिनारियो डॉटेड लाइन वाला सिनारियो है इसको मेंटेन करने की आवश्यकता है, इससे हम हट गए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये बात है,
तो क्या डाइवर्सिटी बैक्टीरियल जानवरों की जो डाइवर्सिटी है या प्लांट की जो डाइवर्सिटी है उस पर एनिमल डाइवर्सिटी निर्भर करता है बहुत हद तक। यानी कि जंगल को हम जंगल जैसा मेंटेन रखें तो वहां पर जानवरों की जो अलग अलग वैरायटी वैचित्रता है वो वहाँ उपलब्ध रहेगी। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि एक एक वायरस के लिए एक से ज्यादा जानवर उसके होस्ट हो सकते हैं। तो सारे होस्ट अगर उसके अंदर उपलब्ध हो उस जंगल में, उस डाइवर्स एरिया में, तो चांसेस है कि वो स्टेबल रहेगा, उसी के भीतर वो इर्द गिर्द घूमता रहेगा। लेकिन देखा गया है कि हम बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में फेल कर रहे हैं, और बायोडाइवर्सिटी जब डिक्रीज करता है तो तभी ये स्पिल ओवर की घटना घटती है। लेकिन सोचने में ये उल्टा लगता है कि बायोडाइवर्सिटी घटने से तो वायरल बायोडाइवर्सिटी भी घट जाना चाहिए, वायरस का जो इंटेंसिटी वो घट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ अगले कुछ स्लाइड्स में। अब मान लीजिए कि उन 10 जानवरों में से सपोज जिनमें वो रिजर्वायर होस्ट का काम कर रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से अगर उसमें से 7-8 जानवर जो हैं दूसरे दूसरे प्रजाति के जानवर जो उसके रिजर्वायर हैं वो किसी कारण से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो बच जाते हैं 2-3 जानवर। अगर बाई चांस से 2-3 प्रजाति के जानवर उस वायरस का सबसे प्रेफरेबल होस्ट है, तो इसमें उसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी और बहुत तीव्र होगी। यही वजह है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण उस पर्टिकुलर वायरस का चांस ऑफ इमरजेंस बढ़ जाता है, इनस्टेबल हो जाता है वो कंडीशन। तो कौन से कारण है ये इसके पीछे, ये इमरजेंस और बायोडाइवर्सिटी लॉस के पीछे? आप जानते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यानी कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, ह्यूमन एनक्रोचमेंट इनटू द वाइल्ड लाइफ, बुश मीट ट्रेड, डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना, सी फूड मार्केट, और ग्लोबल ट्रैवल। ये भी आज के जमाने में ग्लोबल ट्रैवल बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में भी कोरोना वायरस इसी वजह से शुरू में आया था और बाद में फिर इंटरनल वजह से फैलते चला गया। तो इनफैक्ट जब भी कोई इमरजेंस होता है तो वो उसको आप इस तरह से भाप सकते हैं कि इमरजेंस से पहले एक प्री इमरजेंस की घटना होती है, यानी कि इमरजेंस अभी हुआ नहीं है तो इमरजेंस होने वाला है। कि इस चीज को प्री इमरजेंस कहेंगे अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक इमरजेंस होने की घटना घट सकती है, इतना प्रिडिक्शन करने की क्षमता हमें है कि नहीं, ये देखना होगा। फिर कभी कभार वो लोकलाइज्ड इमरजेंस भी होता है, जैसे कि इबोला वायरस और निपा वायरस। निपा वायरस फिर भी इतना ज्यादा लोकलाइज्ड नहीं था, ये मलेशिया में और आपका इंडोनेशिया, मलेशिया और इधर में सिलीगुड़ी में भी ये फैला था। और केरला में 2015 के दौरान केरला में ये निपा वायरस जो वहाँ के नारियल के पेड़ से फैलता था। इसके बारे में आप देखिए, ये चित्र देखने से आपको पता चलेगा किस तरह से मलमूत्र के जरिए वायरसेस फैल सकते हैं। देखिए ये ताड़ी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, नारियल के पेड़ के साथ में एक जो आप जानते हैं कि एक बांधा हुआ है एक हंडी, उसमें जब ये रात भर ये गिरता रहता है रस, तो उस वक्त चमगादड़ उसमें विजिट करते हैं और ये यहाँ पर अपना जूठन छोड़ते हैं, कभी इसी में मलमूत्र भी त्याग करते हैं, और यही जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर वो वायरस फैल सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर एक दिखाया गया है हैंटा वायरस का। ये तो 1993 में अमेरिका के प्रांत में फैला था अचानक से, और करीब 10-12 जन इससे इफेक्टेड हुए थे, मरे भी थे। तो इसका वजह क्या था? एक प्रकार का चूहा है जो जो डियर माउस कहते हैं इसको, इसकी संख्या अचानक से काफी बढ़ गई। ये इसका रिजर्वायर होस्ट है, इसका संख्या इसलिए बढ़ गया कि उस इलाके में एक विशिष्ट प्रकार का नट है, फल है सब मान लीजिए, जिसका उत्पादन बढ़ गया। इस वजह से अचानक से इसकी जनसंख्या बढ़ गई और वहां पर ये वायरस इमरजेंस हुआ थ्रू इट्स फूल एंड यूरिनेशन। उसमें से एरोसॉल के जरिए वायरस हमारे शरीर में श्वास के जरिए प्रवेश करता है, ये हैंट वायरस। ये घटना घटी थी। तो इस प्रकार के उदाहरण ये कई बार होते रहे हैं। जब वायरसेस एक देश से दूसरे देश में ट्रैवलिंग की वजह से फैल जाता है, जो अभी हुआ है, तो अब हम इसे पैंडेमिक कहने लगते हैं। तो हम जरूरत है कि हम उसे प्री इमरजेंट स्टेज में पकड़ने की कोशिश करें। तो पॉसिबल कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में तो हमने बात की कि ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही मेन कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, जिसके चलते जो मेजर ड्राइवर्स जो है
हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पर वो जानवर है उसका हैबिटेट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न, मतलब मनुष्य एग्रीकल्चर लैंड के लिए फॉरेस्ट लैंड को काटता चला जाता है, इस वजह से फॉरेस्ट धीरे धीरे डिक्लाइन करते जाते हैं और एनिमल्स का ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ शिफ्ट होता है। स्पीसीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें डोमेस्टिकेशन है, ट्रेडिंग है, फूड की वजह से। पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से काफी प्लांट का या एनिमल्स का सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है। तो आप अगर हम देखें तो पिछले 50 साल में करीब 3 लाख स्पीसीज उनका एक्सटिंक्शन हुआ है, और हम करीब पृथ्वी का 1/4 हिस्सा हम एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो एक तरफ जहां पर एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रहा है, उसी तरफ दूसरी तरफ फॉरेस्ट एरिया डिक्लाइन कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, स्पीसीज डिक्लाइन कर रहे हैं, स्पीसीज की जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीसीज है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन एक जैसे लगता है कि पहाड़ पर चढ़ रहा हो, एक्सप्लोजन होता जा रहा है। तो ये सब वजह है जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से स्पिल ओवर या इमरजेंसी घटना बार बार घटी है और भी घट सकती है। अब बात उठती है कि जो बात उस वक्त कर रहा था कि वायरसेस, अगर एनिमल की डाइवर्सिटी घट जाए तो क्या वायरल इमरजेंस ज्यादा होगा, या बायोडाइवर्सिटी अगर ज्यादा रहे तो ज्यादा होगा। दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं। लेकिन जैसा बताया मैंने कि अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो तो देखा गया है कि वायरल इमरजेंस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रिफरेबल होस्ट है उसकी संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि वायरस का खुद का डाइवर्सिटी भी एक है। वायरस भी कई प्रकार के हैं, और उनमें भी अगर वायरल डाइवर्सिटी घट जाए, एनिमल डाइवर्सिटी घट जाए, प्लांट डाइवर्सिटी घट जाए, तो वायरल डाइवर्सिटी भी घटने की संभावना है। इस बात सच है। तो उसके बावजूद भी जो बच जाते हैं वायरसेस, वो तो इमरजेंस होंगे, वो स्पिल ओवर होंगे। और इनमें जो हम एक बात देखते हैं, सपोज एक इंसान में एक पर्टिकुलर वायरस अंदर आता है, मान लीजिए सार्स कोरोना वायरस के बारे में ही मान लीजिए, SARS-CoV-2 एक प्रवेश करता है किसी इंसान में, पहली बार प्रवेश करता है, या बाद में भी करता है यहाँ पर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस इंसान में सिर्फ एक ही प्रकार का वायरस, कोरोना वायरस का जो म्यूटेंट वर्जन होता है वो इसके अंदर आए। एक से ज्यादा भी आ सकता है। मान लीजिए कि इसमें एक ही प्रकार के, 2 प्रकार के यहाँ दिखाया गया है कि इस इंसान में वो म्यूटेशन फर्दर होकर के 2 प्रकार के वायरसेस जनरेट करते हैं। अब क्या हो रहा है, 2 कॉन्सेंसस का मतलब हुआ कि वो सीक्वेंस बार बार पाया जाता है, कह सकते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के कॉन्सेंसस वायरसेस पैदा होते हैं, लेकिन उनमें फिर से म्यूटेशन होके कई सारे वर्जन्स उसके बन जाते हैं। ये जो अलग अलग ये डॉट्स दिखाए गए हैं, ये जगह जगह पर ये आरएनए का सीक्वेंस है, उसमें म्यूटेशन हो गया है अलग अलग जगह पे, और म्यूटेशन की वजह से कितने सारे इसके वर्जन्स बनते हैं, म्यूटेंट वर्जन्स। उसको आप कह सकते हैं एक एक वायरस का स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज, क्वासी स्पीसीज, ये टर्म यूज होता है, क्वासी स्पीसीज बन जाते हैं। तो क्या ये सारे क्वासी स्पीसीज उतने ही इन्फेक्शस हैं जितना कि पहली बार ये हुआ था? ये प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये भी है, ये उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, कि ये होता कैसे है, अलग अलग किस्म के ये जो इतना ज्यादा म्यूटेंट कैसे बनते हैं? तो इसका 2 वजह है, 2 या 3 वजह कह सकते हैं। एक तो ये आरएनए वायरसेस, इनमें ये ज्यादा होता है, उसमें आरएनए से आरएनए बनता है, जो एंजाइम है उसको आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। नॉर्मली ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इनमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि गलती करने से उसको सुधारने की क्षमता नहीं होती, जो हमारे जो डीएनए पॉलीमरेज में होती है, कि वो जब भी गलती करता है और कोई गलत न्यूक्लियोटाइड वो अंदर जब वो इनकॉर्पोरेट कर देता है, तो उसको काट करके फिर राइट न्यूक्लियोटाइड को अंदर लाता है। ये ज्यादा हम डीप में न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंस उसके बारे में नहीं बात करेंगे, कि थोड़ा जनरलाइज्ड रखते हैं सबके लिए। तो वो एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो गलती करते जाते हैं, और तरह तरह के, और ये जानबूझकर नहीं है, इवोल्यूशनरी कारण से नहीं है, क्योंकि इस वजह से ही वो इतने सारे तरह तरह के स्पीसीज और वर्जन्स बना सकते हैं, और इन्हीं में से चुनकर जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर वर्जन है वो दूसरे किसी जानवर में प्रवेश करेगा। दूसरी प्रक्रिया है कि इन्हीं क्वासी स्पीसीज के जो जीनोम्स, ये जो जीनोम्स है, इनमें रिकॉम्बिनेशन होकर नया किस्म का
एक सीक्वेंस बन सकता है। फिर कुछ वायरसेस है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, उसमें जो जीनोम रहता है उसके 8 सेगमेंट्स होते हैं। तो 8 सेगमेंट, सपोज ये H1N1 है और ये H5N1 है। इन दोनों में आपस में ये किसी कारण से पीक के अंदर दोनों ही प्रवेश कर गए। अब वहां पर किसी सेल में ये दोनों ही मौजूद है, तो इन दोनों में असॉर्टमेंट होकर के एक नया किस्म का वायरस पैदा हो सकता है। H5N1 से H5 आपका H1N1 H5N1 आपस में रिकम्बाइन करके फिर वो H5N9 या दूसरा किस्म का बना सकते हैं। करीब H जो है, H 16 किस्म का होता है, N 9 किस्म का होता है, तो 16 into 9 टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। प्लस उसमें ये जो है रिकॉम्बिनेशन के जरिए और फर्दर उसमें म्यूटेशन कर सकते हैं। तो इसलिए वायरसेस में क्वासी स्पीसीज की संख्या मिलियंस बिलियंस में रहती है। और यूजुअली ये माना गया है कि जो क्वासी स्पीसीज बनते हैं वो मेन जो कॉन्सेंसस स्पीसीज है उससे कमजोर ही होते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा राहत की सांस ले सकते हैं कि जितना दिन जाएगा वायरसेस के जो क्वासी स्पीसीज बनते जाएंगे तो वो रिलेटिवली कमजोर होंगे। लेकिन ये इसके पीछे जो एविडेंसेस है वो बहुत इनसफिशिएंट एविडेंसेस है जिसके बदौलत में ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं मालूम कि जो पहली बार जो वायरस घुसा था वो इन क्वासी स्पीसीज में से कौन से जगह पे था। इसका एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है, यानी कि वायरस कितना ज्यादा इन्फेक्टिव हो सकता है उसका एक अपर लिमिट है, और ये डाइल्यूशन का भी एक अपर लिमिट है, कितना ज्यादा वो डाइल्यूट हो सकता, लोअर लिमिट है उसका। तो कौन से जगह पे था जब वो पहली बार ये वायरस, जो कोरोना वायरस हो या कभी भी जो भी इमरजेंस होता है, वो इस स्केल में जो अपर एंड लोअर लिमिट के बीच में कौन से जगह पे था जहां से वो पहली बार एंटर किया था ह्यूमन होस्ट में। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, इस वजह से ये कहना मुश्किल होगा कि फर्दर जो उसके वेरिएंट्स बनेंगे वो उससे कमजोर होंगे, उनमें से कई सारे स्ट्रांग भी हो सकते हैं। लेकिन ये माना जा सकता है कि अधिकतर चांसेस ये है कि जो जब वो सबसे स्ट्रांग वर्जन बनाता है तभी वो स्पिल ओवर की घटना करने में सक्षम होता है। इसलिए पहली बार जब आया होगा तो वो अपर लिमिट के आसपास या सबसे मैक्सिमम लिमिट को रीच कर चुका होगा अपने सीक्वेंस का, जितना उसका इन्फेक्टिविटी कैपेसिटी है उसको। वही वायरस पहली बार अगर वो घुसा हो तो हमारे लिए अच्छा है कि फ्यूचर में वो उससे डाइल्यूट ही होगा। एनीवे, तो अब हम देखते हैं कि किस किस प्रकार के जो इंटरेक्शंस प्ले करते हैं ये स्पिल ओवर की घटना जब घटती है तो क्या, और जब नहीं घटती तो क्या क्या इंटरेक्शंस आपस में होते हैं वायरल इमरजेंस के दौरान। 4 प्रकार के इंटरेक्शंस आप मान सकते हैं। पहला है स्टेबल, जो हमने कहा कि डोज अगर स्टेबल रहे, ये तब होता है कि वायरस अपना ओन होस्ट, ओन हैबिटेट में वो उसी में घूमता है। सपोज ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये बर्ड सपोज होस्ट 1 है, ये रिजर्वायर होस्ट प्रिफरेबल होस्ट है। अगर ये वायरस बार बार उसी होस्ट के अंदर घूमता फिरता रहे तो ये स्टेबल कहलाएगा, ये स्पिल ओवर की घटना नहीं है। इसी में अगर वो रह जाए तो ये कब मेंटेन होगा, जब हम उस जानवर को उसके ओरिजिनल हैबिटेट, उसका जो ओन हैबिटेट है उसमें हम उसको रख पाए तब। कभी कभार वहां से जब हम वो डिस्टर्ब होगा उसका होस्ट, तो किसी वेक्टर के जरिए हो चाहे किसी माध्यम से हो वो दूसरे जानवर में प्रवेश कर सकता है। इसको एपिजोनोसिस कहेंगे। ये भी एक प्रकार का स्पिल ओवर फेनोमेना है। तो ये तब हो गया कि वायरस इवॉल्व करके दूसरे जानवरों में प्रवेश कर गया, इवॉल्विंग कंडीशन। फ्रॉम देयर ये भी हो सकता है वो इधर ना जाकर इधर चला जाए, यानी कि ये पाथवे स्टेबल से डायरेक्ट वो डेड एंड की तरफ, यानी ऐसे इंसान में या किसी जानवर में जाए जहां से वो दोबारा और किसी में ना जाए, उसी इंसान से इंसान में फैले, या फिर जैसे जो जानवर में गया, जैसे हॉर्स को दिखाया गया तो हॉर्स से हॉर्स में फैलता रहे और किसी जानवर में स्पिल ओवर ना हो। तो इसको कहते हैं डेड एंड इन्फेक्शन। और एक किस्म का होता है जब वो किसी ऐसे बॉडी में जाता है जो रेजिस्टेंट बॉडी है, वहां पर वो वहीं खत्म हो जाता है। ये भी एक प्रकार का डेड एंड ही कह सकते हैं इसको, जहाँ पर वो फर्दर फैलता नहीं। अब हम जानते हैं कि यहाँ तक तो हमने ये देखी कि वायरल इमरजेंसीज कैसे कैसे होते हैं, लेकिन अब हमें ये सब नॉलेज हमारे किस काम आएगा। अब अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम इन इमरजेंसीज को कैसे रोक सकते हैं, हम कितना दूर इसके बारे में जान पाए हैं और इसका फ्यूचर कैसा हमें दिखता है। तो वायरोस्फीयर एक शब्द है जो ये बतलाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वायरसेस कितने हैं और हम उनको कैसे इनफेक्ट कितने हैं, यही बात है। और हम उसको कैसे स्टडी करें वो उसका दूसरा एस्पेक्ट है।
तो ये जो सर्वे है वायरस बायोडाइवर्सिटी जो कि वायरोस्फीयर उसका जो सर्वे है ये बतलाता है कि अगर हर प्राणी में अगर मिनिमम 10 करके भी अगर वायरसेस एक एक प्रजाति में पाया जाए, यूजुअली जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अभी तक 219 किस्म के वायरसेस पाए गए हैं, ह्यूमन वायरसेस, यानी एक प्रजाति होमोसेपियंस जो 219 किस्म के वायरस अपने अंदर होस्ट कर सकता है। तो इस आप मान लीजिए कि कम करके आंकिए और एवरेज में 10 करके आप मान लीजिए कि प्रत्येक स्पीसीज में 10 वायरसेस मौजूद हैं और स्पीसीज की संख्या कितनी है 8.7 मिलियन यूकैरियोटिक स्पीसीज, नॉट बैक्टीरिया। तो अगर इतना संख्या हो उसमें 10 से गुना किया जाए तो 87 मिलियन टाइप्स ऑफ वायरसेस है। ये मिनिमम है, 10 की जो संख्या जोड़ी जा रही है ये मिनिमम, इससे बहुत ज्यादा ही होने की 87 मिलियन भी कितना है आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा संख्या है। और अगर इसमें हम बढ़ाकर अगर इसको 100 कर दें तो वो 8 करोड़ समथिंग, बहुत ज्यादा। 87 मिलियन खुद ही तो 8 करोड़ हो जा रहा है, वो 870 करोड़ के आसपास हो जाएगा। आईसीटीवी इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, इस पर जो काम अभी तक कर पाया है वो 4404, इसमें से सिर्फ 4404 वायरसेस को अब तक वो आइडेंटिफाई कर पाया है। यानी कि आप वही मैं कह रहा था कि इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि 99.999% अभी भी हमें जानना बाकी है इन वायरसेस के बारे में। तो हम क्या कर रहे हैं? इज इट पॉसिबल ये इतना कम नॉलेज लेकर के क्या हम वायरस का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगला इमर्जेंस कब होगा? ना, हम नहीं कर सकते। हमें और भी व्यापक स्तर पर इस पर काम करने की आवश्यकता है और ऐसा किया भी गया है। हम आते हैं उस बात पर। कंसिडरिंग द वास्टनेस ऑफ वायरल डाइवर्सिटी, it is would it be extremely difficult task to predict whether the next emergence when the next emergence will occur, यही कहा जा रहा है। साथ साथ में बहुत सारे और भी चीजें इसमें जब जुड़ती हैं तो ये टास्क और भी इम्पॉसिबल हो जाता है, जैसे मल्टी होस्ट डायनेमिक्स हो या फिर रिजर्वायर रेसिपिएंट फिटनेस हो, जो रिजर्वायर उसका फिटनेस क्या है, उसका डायनेमिक्स क्या है, होस्ट इकोलॉजी, वायरल जेनेटिक्स, ट्रांसमिसिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, होस्ट ससेप्टिबिलिटी, परमिसिवनेस, ये सारे फैक्टर्स को जब हम एक जगह लाते हैं तो एक मॉडल बनाना काफी कठिन हो जाता है, जिससे ये प्रेडिक्ट किया जा सके कि वायरल इमर्जेंस कब होगा। ये अभी का जो SARS-CoV-2 है उसके बारे में डेविड क्वेमन ने अपनी किताब स्पिल ओवर जो 2013 में पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था कि 2020 के आसपास में एक वायरस, या तो कोरोना वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस, इन दोनों में से कोई आ सकता है। कोरोना और इन्फ्लुएंजा के बारे में इसलिए प्रेडिक्शन का मैंने पैंडेमिक होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, ये रेस्पिरेशन के थ्रू से, एयर के थ्रू से फैलते हैं। तो जो वायरसेस एयर के थ्रू से फैलते हैं उनका पैंडेमिक मतलब विश्वव्यापी होने की संभावना ज्यादा रहती है। और डेविड क्विमन कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये एक इंग्लिश ऑथर है। ये करीब 6-7 साल तक अलग अलग साइंटिस्ट से मिलकर ये पता लगाएं कि ये जो इमरजेंस की घटना है ये कब घट सकती है। इस विषय पर चर्चा करीब 2006-7 साल के बाद से शुरू हुई थी एक्चुअली में, जब पहला SARS-CoV-1 आया तो इमरजेंस वाली जो बात वो चर्चा में आई और काफी लोग इस पर बात करने लगे कि बार बार शायद हमें इमरजेंसी झेलना पड़े। उस वक्त तो उसको हम लोग कंटेन कर पाए थे, लेकिन ये जो पैंडेमिक इस बार देखने को मिला ये हमें झकझोर कर रख दिया। तो हम इस पर क्या कर रहे हैं? 2016 में ग्लोबल वायरम प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसका उद्देश्य है कि जितने सारे ज़ूनोटिक वायरसेस हैं उनको हम पहले आइडेंटिफाई करें, उनको उनका जो जीनोम सीक्वेंस है उनको हम पहचानें। पहले उन पर हम ध्यान दें। वैसे तो ये भी टोटल परसेंटेज का 1% ही होगा, सिर्फ ज़ूनोटिक पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो, क्योंकि अदर सोर्सेज भी हैं जिनके बारे में हम शायद अगर इस तरह से ध्यान दें तो नेग्लेक्टेड हो सकता है। तो हमें टोटल ये वायरोस्फीयर का को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन इसका शुरुआती दौर 2016 में जो शुरू हुआ ग्लोबल वायरम प्रोजेक्ट, उसके तहत यही उद्देश्य है कि जितने सारे ज़ूनोटिक वायरसेस हैं उनको उनका सीक्वेंसिंग हो, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाए, तो तभी हम ये प्रेडिक्टिबिलिटी जो है वो हम ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं फ्यूचर में जाकर के। तो एक सेकंड,
ये अभी एकदम रिसेंट पेपर है, 2020 का ही है, जिसमें एक ग्लोबल हॉटस्पॉट्स के बारे में बताया गया है कि कहाँ-कहाँ अगला इमरजेंस ज़ूनोटिक इमरजेंस होने की संभावना है। ये नेचर कम्युनिकेशन से लिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। इसमें से एक ही फिगर मैंने यहाँ पर लिया है समझने के लिए। इको हेल्थ अलायंसेस का ये एक प्रेडिक्शन है, ग्लोबल मैप है, हॉटस्पॉट्स को दिखाता है। ये पीला वाला जो एरिया है ये दर्शाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावना, देखिए भारतवर्ष, चाइना और बांग्लादेश, ये कंट्रीज हैं जहाँ पर इसके होने की संभावना। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं और कुछ साउथ अमेरिकन छोटे मोटे जगह है। तो ये ऐसा क्यों है कि भारत, चाइना, बांग्लादेश, ऐसा इसलिए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी रिच है, मगर साथ साथ में पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा, ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पर हमेशा एक खतरा बना हुआ है और ह्यूमन बार बार हमारे उनके कांटेक्ट में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। हालांकि अभी तक भारत में जो इमरजेंसीज हुए हैं वो रिसेंट टाइम में एक ही दो बार निपा वायरस का कह सकते हैं इमरजेंसी हुआ था, और एंडेमिक और स्पोरेडिक डिजीजेस काफी वायरस में बार बार होते रहे हैं। कई बार आप सुने होंगे कि कितने सारे बच्चे मर गए हैं एक अनजान बीमारी के कारण। ये अनजान बीमारी क्या है, यही कहीं इमरजेंस तो नहीं? हम जानेंगे कैसे कि वो इमरजेंस है या नहीं है? जब तक कोई मरता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसीज तो बहुत बार हो रहे हैं लेकिन वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो इंसान उसको सह लेता है तो इमरजेंसी का नाम वो रूप नहीं लेता। अगर वो इबोला वायरस की तरह हो कि एक ही दो इंसान में हो और उसमें मुंह से ब्लीडिंग होने लगे, नाक से खून निकलने लगे और मर जाए, तब लोगों का आकर्षण वो का केंद्र बनता है। हालांकि वो घटना एक ही बार हुई थी तो अफ्रीका में। लेकिन छोटे छोटे इमरजेंसीज तो बहुत बार होते रहते हैं जिनके बारे में हम नहीं जान पाते। उन्हीं में से कोई इमरजेंस खतरनाक हो सकता है और इसकी संभावना सबसे ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेटेड सबसे डेंस एरिया में ही होने की संभावना सबसे ज्यादा है, और जहाँ पर जंगल भी ज्यादा है उनके वजह से। लेकिन जंगल की संख्या घट रही है, ये पिछली बात का कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है कि जंगल की जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है वहां क्यों इन्फेक्शन हो रहा है। इसलिए कंट्राडिक्टरी है बिकॉज यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी उसको नेगेट कर रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी इतना हाई है कि डाइवर्सिटी ज्यादा होने के बावजूद भी इंसान एनिमल्स के कांटेक्ट में आने की संभावना ज्यादा है, और बायोडाइवर्सिटी भी खतरे में है। बार बार हम जंगल काट कर एग्रीकल्चर लैंड बनाते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जंगल्स को काटते हैं, जो अच्छा नहीं है। तो हम इन सब चीजों को कैसे देख सकते हैं, हम इसका निरीक्षण, इसके बारे में इसकी निगरानी हम कैसे कर सकते हैं कि आने वाले समय में इमरजेंसीज कहाँ कहाँ होंगी, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने हॉटस्पॉट्स को पहचानने की जो पद्धति अगले स्लाइड में मैंने दिखाई, उसमें काफी सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यूज करके साइंटिस्ट ने इन हॉटस्पॉट्स को पहचाना है। साथ में उन्होंने जो जो डायनेमिक्स के बारे में, मैंने होस्ट डायनेमिक्स से शुरू करके इकोलॉजिकल फैक्टर्स और सारे फैक्टर्स की बात की, सभी फैक्टर्स को उन्होंने पैरामीटर्स के तौर पे यूज करके एक मॉडल जनरेट किया जिससे हॉटस्पॉट्स का आइडेंटिफाई कर सके। ऐसा हो ही सकता है कि ये प्रेडिक्शन हॉटस्पॉट्स का गलत निकले, लेकिन हमें और ज्यादा एक्यूरेसी इसी माध्यम से मिलते रहेगी। अगर इसमें से 90% 70% करेक्ट मिलता है ये हॉटस्पॉट्स, तो हम इस पर नजर रख सकते हैं कि इन एरियाज पर हम एक मॉनिटरिंग, एक सर्वाइलेंस सिस्टम हमेशा लगाए रखें। हमने देखा कि जानवरों जो रिजर्वायर होस्ट है वहां से इंसान में आने के बीच में ये एक फॉल्ट लाइन काम करता है, यानी कि इंसान जब जानवर के कांटेक्ट में जब जब जहां जहां आ रहा है, उसके वजह क्या क्या है। इंसान का जानवर के कांटेक्ट में आने के हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जैसे डोमेस्टिकेशन की वजह से हम लोग आ रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड काटने की वजह से जानवर मनुष्य के एरियाज में घुस जाते हैं, उसके वजह से आ रहे हैं। मनुष्य एनक्रोचमेंट करता है जानवरों के बीच में, अंदर जाता है, जंगल में स्टडी करने के लिए जाता है वो, और या फिर कोचिंग करने की जाता है, उस वजह से भी आ रहे हैं। सी फूड के जो जो पाथवेज हमने देखे, हमने उन पाथवेज को इनकरेज करने में, बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इंसान ने। तो ये फॉल्ट लाइन्स है, ये जो पाथवेज जो है इनको आइडेंटिफाई कर लेना कि यहाँ यहाँ हम उनके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, ये फॉल्ट लाइन है। तो अगर हम इस फॉल्ट लाइन पर एक सर्वाइलेंस सिस्टम बिठाएं कि जो जो इंसान ऐसे ऐसे एनिमल्स के कांटेक्ट में आने की संभावना जिनकी जिनकी ज्यादा है, उनको अगर मॉनिटर करें कंटिन्यूअसली कि उनके जीनोम में कहीं वायरल जीनोम तो नहीं आ गया, और इन जो रिजर्वायर होस्ट का जीनोम वायरल, जो ग्लोबल वायरल
जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्लोबल वायरोम प्रोजेक्ट जो चल रहा है, तो उस पर वो बाकी रिजर्वायर होस्ट के अंदर का जीनोम सीक्वेंस तो देख ही रहा है, तो अचानक से अगर ह्यूमन होस्ट के अंदर भी उसी जीनोम सीक्वेंस का कोई मैच, अगर होमोलोगस सीक्वेंस पाया जाता है, तो आप संदेह करें कि ये प्री इमरजेंस की घटना है। उस प्री इमरजेंस लेवल पर हम उसको वहां पर रोकें, उसको कंटेन करें, जैसे कि क्वारंटाइन वगैरह आजकल हो रहा है, आप सब देख चुके हैं। तो अगर हम उसको वहां पर क्वारंटाइन कर सकते हैं, इस स्पिलओवर की घटना घटी है, इसको हम अलग कर सकते हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं, तो इसे ज्यादा फैलने से हम रोक सकते हैं, आउटब्रेक से हम इसे रोक सकते हैं। यही प्रक्रिया समझने के लिए हमें ये उसका इकोलॉजी समझना जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है। और ये जो वायरम, ग्लोबल वायरम प्रोजेक्ट, वायरम का मतलब हुआ कि वायरस का जो जीनोम है, ये मेटाजीनोमिक्स बोल के एक नया सब्जेक्ट है, जो जो एक ही साथ में टोटल एनवायरमेंटल सैंपल उसका डीएनए सीक्वेंसिंग कर देता है, और उसके बाद जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोल के सब्जेक्ट है, जिसके जरिए आप उसके हेल्प से आप पहचानते हैं कि ये जो मिक्सचर ऑफ डीएनए का सीक्वेंस जो आपको मिला है, इसमें एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, इसमें कितने सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के सीक्वेंसेस हैं। तो इसे हम मेटाजीनोमिक्स करते हैं। इसमें वायरम यानी कि सिर्फ वायरस का अगर हम स्टडी करें तो वो वायरम कहलाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमें हेल्प करेंगी ये प्रेडिक्ट करने में कि अगला इमरजेंस कब होगा। तो ये था मेरा आज का जो व्याख्यान है, उसका अगर हम इसको संक्षिप्त में व्याख्या करें तो वो इस प्रकार है कि आज हमने क्या बातें की। तो इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम वाइल्ड लाइफ हैव इमर्ज्ड at an increased pace within the last century। हमने देखा कि पिछले सेंचुरी में बार बार हुआ है, and are likely to happen so in more frequent and intense scale if the population growth and landscape alterations continues to occur at current rate। Among these several other challenges such as possible drug and vaccine developments, जो कि जिस पर ध्यान हमारा ज्यादा आकर्षित होता है, अब जब वायरल इमरजेंस हो जाता है उसके बाद की घटना पर, पोस्ट इमरजेंस लेवल पर हम जो एफर्ट लेते हैं, अगर हम प्री इमरजेंस लेवल पे वो एफर्ट लगाएं तो इससे जो लॉसेस आपने देखा है जो कुछ महीनों में, उससे हम बच सकते हैं। वी नीड टू रीबिल्ड एंड मेंटेन और लॉस्ट बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है कि हम अपनी डाइवर्सिटी जिसको हम खो चुके हैं उसे पुनर्स्थापित करें, ताकि जो वायरल जो रिजर्वायर होस्ट है वो अपने ओरिजिनल अपना जो उसका हैबिटेट है वो वहाँ रह सके, और हम स्टेबल एनवायरनमेंट जो वायरस का है डायनेमिक्स, उसको हम मेंटेन करने में सक्षम हो। वी नीड टू नो आवर वायरोम, जो वायरल जीनोम का सीक्वेंस जानना बहुत जरूरी है, और बहुत बहुत इलाबोरेट वे में जानना जरूरी है, ताकि डेटा इंटरप्रिटेशन और फ्यूचर जो प्रेडिक्शन है वो ज्यादा एक्यूरेटली किया जा सके। A robust monitoring system should constantly work to identify possible source, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है, कितना ह्यूमन लाइफ इससे अफेक्टेड हुआ है और होने वाला है। अगर हम इस पर ध्यान न दें तो ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहेंगी, जिसके क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन तो रुकने वाला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने रेफरेंसेस तो इन सब आर्टिकल से, रिसर्च आर्टिकल्स, पब्लिकेशन से कलेक्ट की हैं, जो बहुत ही उम्दा किस्म की जर्नल्स में पब्लिश हुई है, नेचर में, साइंस में और आपका लैंडस्केप में, ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण जर्नल्स हैं, ट्रेंड्स इन पैरासाइकोलॉजी में। ओके, तो इनसे ये कलेक्टेड इंफॉर्मेशन थी। धन्यवाद। तो ये था आज का व्याख्यान। निरंजन सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतना एक कठिन विषय को जो है एक साधारण भाषा में और समझाने के लिए, और साथ ही साथ दीघा विज्ञान केंद्र की तरफ से आपको असंख्य धन्यवाद, और जितने भी हमारे ऑनलाइन दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद मैं दीघा विज्ञान केंद्र की तरफ से देना चाहता हूं। आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस के चलते हम लोग घर से कम ही बाहर निकल रहे हैं, तो आप भी जब तक जरूरत रहे उसी हिसाब से बाहर निकलें, और ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी मानक है, सुरक्षा के जो मानक है, उनको ध्यान रखते हुए आए। हमारा केंद्र अभी आगंतुकों के लिए बंद है, विजिटर्स के लिए बंद है, परंतु शीघ्र ही
खुलने की उम्मीद है और आप सभी का दीघा विज्ञान केंद्र में स्वागत है। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप लोग हमारे ऑफलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी आइए। हमारे दीघा विज्ञान केंद्र शीघ्र ही खुलने की हम लोग निर्देश का प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई प्रश्न वगैरह और हो तो सर किसी के पास कोई प्रश्न कोई पूछा है? बताइए सर। नहीं सर, अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है। प्रश्न पूछने की व्यवस्था थी कि नहीं थी? चैट में तो कर ही सकते थे लोग। चैट तो हाँ, चैट में कर सकते थे सर। आप लोग अगर प्रश्न पूछना चाहे तो कर सकते हैं। प्राइवेट चैट है इसमें सर। हाँ हाँ हाँ, कुछ होता नहीं है, पता भी नहीं चल रहा है कितने लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, पता चला? हाँ सर। तो मैं एक बार पुनः जो है सर को धन्यवाद देता हूं और दीघा विज्ञान केंद्र को इस प्रकार से सहयोग देने के लिए सर का बहुत धन्यवाद। और दीघा विज्ञान केंद्र इस प्रकार के कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करने की अभी कोशिश करेंगी और हम लोग जो है एक नए विज्ञान सोच जो है, वैज्ञानिक सोच जो है फैलाने में सफल होंगे। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी में, बांग्ला में ज्यादा से ज्यादा विज्ञान के कार्यक्रमों को किया जाए। उसी उद्देश्य के तहत चूंकि हमारे केंद्र में एक हिंदी पखवाड़ा का कार्यक्रम भी चल रहा है, तो उसी के अनुसार ये हम लोगों ने एक हिंदी में विज्ञान के व्याख्यान को आयोजित करवाया। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। और जितने भी पार्टिसिपेंट थे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े थे, उनके अभी हम लोग इस वेबिनार के बाद एक फीडबैक फॉर्म दे रहे हैं। फीडबैक फॉर्म को कृपया भरें और भर करके जो है उसके बाद हम लोग जो है एक ई सर्टिफिकेट देंगे। धन्यवाद। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू सर।